Hello everyone, welcome to the last premix of 2025 and welcoming the new year with 5 practice questions. पॉलिटी गवर्नेंस में से आज हम देखेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव के बेस पे कुछ सवाल। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव के ऊपर बेस्ड सवाल देखेंगे। यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या क्या होता है भाई? यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आता है? प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, और कौन? प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड वन मोर पर्सन, अटॉर्नी जनरल। जी हाँ, तो इसी के ऊपर बेस्ड 5 सवाल प्रैक्टिस करते हैं। रूल्स आपको पता है, नहीं पता है तो दोबारा बता देता हूँ, है ना। जैसे अमिताभ बच्चन हर एपिसोड के पहले बताते हैं। रूल्स यही है कि स्क्रीन पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, अपना जो आंसर है वो नोट करें, फिर जो मैं एक्सप्लेन करूंगा उसके बेसिस पे अपने आप को मार्क्स दे, और फाइनली कमेंट सेक्शन में मार्क्स लिखें। स्क्रीन पॉज करो, इसको आंसर करो। With reference to the removal of Vice President of India, consider the following statements। 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और आपने बताना है इनमें से कौन सी करेक्ट है ना। हमेशा इस चीज पे नजर बनाए रखनी है। The resolution cannot be moved unless a notice of at least 10 days has been provided। ये पहली स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट है resolution can be introduced in any of the houses of parliament। दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है। दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है दोस्तों। पहली स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए जो मोशन इंट्रोड्यूस किया जाएगा उसका आपको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा 2 वीक्स का, यानी 2 हफ्ते का प्रायर नोटिस आप वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल मोशन का दोगे, 10 दिन का नहीं दोगे। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरी स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए आप राज्यसभा में ही प्रोसीडिंग को इनिशिएट कर सकते हो, क्योंकि जब आप वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर रहे होते हो तो साथ ही साथ आप राज्यसभा के चेयरपर्सन या चेयरमैन को भी रिमूव कर रहे होते हो, एंड दैट मींस यू हैव टू स्टार्ट द प्रोसेस इन राज्यसभा, इट कैन नॉट स्टार्ट इन लोकसभा। तो फ्लो में आके क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट है कहीं से भी रिमूव हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल करेक्ट आपको पता होना चाहिए। दोनों स्टेटमेंट गलत है। सही आंसर है डी, नीदर 1 नॉर 2। यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो पॉलिटी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इन एंड पॉलिटी आल्सो ऑफ कोर्स, है ना, उन सब के लिए कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो रही है हमारे प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के अंदर, जिसमें सीसैट भी है, टेस्ट सीरीज भी है, सब कुछ है ना। तो अगर आप एक ही जगह पे सारी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो कॉम्प्रिहेंसिवली, बहुत सारे टॉपर्स प्रीलिम्स के कोर्सेज और स्लीपी के बहुत सारे अदर कोर्सेज के साथ जुड़े रहे हैं, तो आप भी देख सकते हो एक बार, जस्ट हैव अ लुक एट इट। अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि हमारा पर्पस यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, आंसर्स देना है आपको। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रेसिडेंट कैन परफॉर्म व्हाट फंक्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग इन द डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लग जाए तब इनमें से कौन से फंक्शंस जो हैं वो प्रेसिडेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसका आंसर बताना है। स्क्रीन पॉज करो, रीड इट वेरी केयरफुली एंड देन गिव द आंसर। तो इसका सही जवाब क्या है, आइए देखते हैं। सही जवाब है सी, 3 and 4। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं। अज्यूम टू हिमसेल्फ ऑल द फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, आई एम रियली सॉरी, इंक्लूडिंग द हाई कोर्ट। अपने पास स्टेट गवर्नमेंट के सारे फंक्शंस ले सकते हैं इमरजेंसी के दौरान, हाई कोर्ट को इंक्लूड करते हुए नहीं। हाई कोर्ट के फंक्शंस को कभी भी प्रेसिडेंट टेक ओवर नहीं कर सकते। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है? डिक्लेयर दैट द पावर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी एक्सरसाइजेबल अंडर अथॉरिटी ऑफ गवर्नर। नहीं, गवर्नर की अथॉरिटी में नहीं, बल्कि powers of the state legislature can be transferred to the parliament, and that can be done during emergency under article 356, and this is popularly known as state emergency or president's rule, but neither the term state emergency nor the term president rule is mentioned in the constitution। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट पहली वाली गलत है। अगर पहली वाली दोनों स्टेटमेंट गलत हैं तो वैसे ही आपका आंसर एलिमिनेशन से आ जाएगा, लेकिन जब तक आपको बिल्कुल आखिरी सांस ना आ जाए, मतलब कोई और चांस, मौका ना रहे, तब तक आप ये एलिमिनेशन और ट्रिक्स और तुक्केबाजी में मत जाइए, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। इसीलिए बिफोर एलिमिनेटिंग ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, और यहां पे 2 करेक्ट स्टेटमेंट है, तीसरी और चौथी। इसका मतलब कि स्टेट इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 356 की एप्लीकेशन के दौरान प्रेसिडेंट कैन टेक द पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट द पावर्स ऑफ हाई कोर्ट,
एंड इसी इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट को वो पावर्स ट्रांसफर कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर की सारी पावर्स। इसलिए तीसरी चौथी स्टेटमेंट है सही, और जिसका आंसर था सी उसको पीठ पे थापी है ना थप्पड़ नहीं वी आर वेरी नॉन माइंडेड पीपल। तो प्रीलिम्स 1 क्रैश कोर्स वंस अगेन आई एम रिमाइंडिंग, आप एक बार वेबसाइट पे जरूर जाके विजिट करना। तीसरा क्वेश्चन देखो यार, तीसरा क्वेश्चन ना सिंपल है लेकिन सिंपल नहीं भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेज ओथ इज नॉट मेंशन्ड इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम सब जानते हैं संविधान का तीसरा शेड्यूल जो है वो इसलिए जाना जाता है क्योंकि उसमें शपथ लिखी हुई है या ओथ लिखी हुई है ना, वो इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसमें शपथ लिखी हुई है, ओथ लिखी हुई है। इनमें से कौन सी शपथ या कौन सी ओथ थर्ड शेड्यूल में नहीं लिखी हुई, आपने ये बताना है। तो करेक्ट आंसर इज बी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस की शपथ के बारे में बताया गया है? यूनियन के मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट के जज, सीएजी, स्टेट के मिनिस्टर, स्टेट का एमएलए, स्टेट का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और हाई कोर्ट का जज। लेकिन आपको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की शपथ इसमें नहीं मिलेगी। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की शपथ आपको उनके रिस्पेक्टिव आर्टिकल्स के अंदर मिलेगी। अब आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि कौन से आर्टिकल में प्रेसिडेंट के ओथ के बारे में लिखा है और कौन से आर्टिकल में वाइस प्रेसिडेंट की ओथ के बारे में लिखा है, शपथ के बारे में लिखा है। संविधान के कौन से आर्टिकल में प्रेसिडेंट की शपथ के बारे में लिखा है, कौन सी आर्टिकल में वाइस प्रेसिडेंट की शपथ के बारे में लिखा है, क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे? मुझे नहीं पता, मान लो, मैं जानना चाहता हूं आपसे, प्लीज मुझे बताओ। ठीक है, अब आते हैं चौथे सवाल पे, फोर्थ क्वेश्चन पे। अभी हम पढ़ रहे हैं एग्जीक्यूटिव, है ना, एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे तो स्टेट एग्जीक्यूटिव को भी मैंने इंक्लूड कर दिया। आप लोग कहोगे अरे सर धोखा क्यों दे रहे हो, आपने तो कहा था यूनियन एग्जीक्यूटिव से सवाल पूछोगे, ये स्टेट एग्जीक्यूटिव का सवाल क्यों पूछ लिया? क्योंकि यूपीएससी भी धोखा देता है, इट बिट्रेज योर ट्रस्ट। मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं तो थोड़ा सा ट्रस्ट ब्रेकिंग एक्सरसाइज करते हैं। ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज आपने बहुत देखी होगी, मैं आपका ट्रस्ट ब्रेक कर रहा हूं यहां पे। मैंने कहा था यूनियन एग्जीक्यूटिव, लेकिन मैंने स्टेट एग्जीक्यूटिव का क्वेश्चन पूछा है। चलो इसको करो अटेम्प्ट, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स कैन द गवर्नर एक्ट इन हिज डिस्क्रेशन। तो अपनी डिस्क्रेशन में मतलब अपनी मर्जी से गवर्नर क्या कर सकते हैं इनमें से? बस सिंपल सी बात है, क्या कर सकते हैं? ठीक है, क्या आंसर है इसका? सबमिटिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 356 ऑन द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। यस, ये अपनी मर्जी से कर सकते हैं क्योंकि चीफ मिनिस्टर से पूछेंगे, वो कभी नहीं कहेगा कि एक ऐसी रिपोर्ट बना के भेजो जिसमें यह लिखा हो कि स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, क्योंकि आर्टिकल 356 यही तो कहता है कि गवर्नर रिपोर्ट बना के अगर लिख दे कि स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, तो वहां पर प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिया जाए और स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस हो जाए। तो ऑब्वियसली ये इनका डिस्क्रिशन है। दूसरा, बिल को रिजर्व करना प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए, बिल को रिजर्व करना प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए। अभी हाल ही में गवर्नर की वीटो पावर्स बहुत ज्यादा न्यूज में थी, देवर अ लॉट इन न्यूज, एंड उसी में एक इंपॉर्टेंट चीज ये देखने को मिली कि एज फार एज दिस पावर इज कंसर्न, सुप्रीम कोर्ट हैज रीइटरेटेड इट दैट दिस पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड इन बोथ वेज। It can be exercised after consultation with chief minister. It can also be exercised by the governor on his own without consulting chief minister. इसका मतलब ये भी सही बात है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कुछ असेंबली के बिल्स को प्रेसिडेंट को रेफर किया जा सकता है गवर्नर के द्वारा अपनी मर्जी से। तीसरा, अपॉइंटिंग सीएम इफ नो सिंगल पार्टी हैज सिक्योर्ड अ मेजॉरिटी इन द स्टेट इलेक्शन। किसी एक सिंगल पार्टी की अगर मेजॉरिटी सीटें नहीं आती है स्टेट की विधानसभा के अंदर, तो क्या यह फैसला लेना कि किसको सीएम बनाया जाए, कुर्सी पे बिठाया जाए, क्या ये गवर्नर का डिस्क्रिशन है? हाँ, क्योंकि उस वक्त कोई सरकार ही नहीं है, किससे पूछेंगे, खुद डिसाइड करना है। तो दिस इज ऑल्सो डिस्क्रिशनरी। इसका मतलब है कि आंसर क्या है दोस्तों? आंसर सी है। तो देखने में ऐसा लगता है कि यार डेमोक्रेसी है, ऐसा थोड़ी होता होगा, इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास बहुत सारी पावर्स होती है, लेकिन असल में गवर्नर कहीं ज्यादा पावरफुल है अपनी स्टेट के डोमेन के अंदर, और वो इस पावर को कई बार एक्सरसाइज करते हुए पाए भी गए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब आखिरी सवाल देख लें, फिफ्थ क्वेश्चन देख लें। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और यूपीएससी पीवाईक्यू है, यानी 2025 में पूछा गया सवाल है। पीवाईक्यू से याद आया कि मेरी पीवाईक्यू मैराथन आ रही है दोस्तों, और ये मैराथन में मैं 2011 से लेकर 2025 तक, उफ कितने सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन एक ही वीडियो में कवर करवा दूंगा।
पॉलिटी एंड गवर्नेंस के 2011 से लेकर 2025 तक थीम वाइज पीवाईक्यू में डिस्कस करूंगा आपके साथ 4 जनवरी को यूट्यूब पे लाइव। तो प्लीज आ जाना और साल की शुरुआत में ही पीवाईक्यू पे मास्टरी हासिल कर लेना दोस्तों, ठीक है। अब क्या बोल रहा था मैं, हाँ क्वेश्चन देखो यार, आप क्वेश्चन देखो, कितना बढ़िया क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है 2025 में। क्या आंसर है इसका, देखो, exercise of this power, which power? Pardoning power of the president mentioned in article 72 of the constitution. The exercise of this power by the president can be subject to limited judicial review. Yes, in 1980 supreme court in Maruram versus union of India, केस का नाम है ना, केस का नाम है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि on certain grounds the decision taken by the president to provide pardon to a particular person under a mercy petition can be questioned in the court of law and can be reviewed by them. रिव्यूड का मतलब है कि वो उसे रिवर्स भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये कि अगर कुछ सर्कमस्टांसेस में कोर्ट को ऐसा लगे कि प्रेसिडेंट ने जो फैसला लिया है मर्सी पिटीशन में या पार्डनिंग पावर को एक्सरसाइज करते हुए, दैट इज मॉडिफाइड इन नेचर। मॉडिफाइड मतलब गलत इंटेंशन से लिया गया है या करेक्ट फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड नहीं है, तो उन परिस्थितियों में, उन सर्कमस्टांसेस में जुडिशरी उस फैसले को रिव्यू भी कर सकती है। इसका मतलब आप जुडिशरी के पास जाके इसको चैलेंज भी कर सकते हो। तो इसका आंसर ये, मतलब इसकी स्टेटमेंट ये वाली सही। दूसरा, प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ना जी ना, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है ये प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया है, तो इंडिया के केस में ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, जबकि अमेरिका के केस में डिस्क्रिशनरी पावर है। इनफैक्ट वहां पे तो सब कुछ डिस्क्रिशनरी है, क्योंकि वहां पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है ही नहीं। इसीलिए यहां और अमेरिका में यह फर्क है कि चाहे पार्डनिंग पावर अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास भी है और भारत के राष्ट्रपति के पास भी है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति अपनी मर्जी से पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। किसी भी व्यक्ति के सेंटेंस को कम्यूट नहीं कर सकता है, सस्पेंड नहीं कर सकता है ना, रिड्यूस नहीं कर सकता है उसकी ड्यूरेशन। तो इसका मतलब है दूसरी स्टेटमेंट है गलत। इसका मतलब है इसका सही आंसर, सही उत्तर क्या है, ए, ओनली 1। तो आज के 5 सवाल हो गए हैं। 10 में से अपने नंबर बता दो मुझे फटाफट। और अगर प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हो तो प्रीलिम्स 1 क्रैश कोर्स अवेलेबल है, वेबसाइट पे जाके जरूर एक बार चेक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मे यू गैदर ऑल द स्ट्रेंथ, करेज एंड पॉजिटिव मोटिवेशन टू कॉन्कर ऑल योर ड्रीम्स, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू कॉन्कर योर ड्रीम्स, डोंट वरी, एटलीस्ट कॉन्कर योर इनर माइंड एंड पीस। थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर 2026।